अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने से करते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर सबको चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग मीडिया पर काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत मरतबा हम लोग भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। बहुत मरतबा हमें भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ता है, पर्पसली सोचना पड़ता है इस चीज़ पर कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हम बेहतर बनाएं। लेकिन आम आवाम जो होती है हमारी, उससे कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल यूँ कह लीजिए कि वो होता है हम में, और हम इस वजह से कैमरे के सामने आकर लोगों से गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन जनरली अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कुछ टिप्स आपको मैं दे देता हूँ, और वो टिप्स जो है वो इंसान अगर इम्प्लीमेंट करे तो उसको फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो हर चीज़ तब्दील कर दूँगा मैं आपकी। अब ये जो अगला जो चंद मिनट है ना, हर चीज़ पर काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंसान के चलने का अंदाज़, ऐसे ये ज़रा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट करके, शोल्डर्स आपके अप होने चाहिए, और आपका जो एक पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि यूं ढीले लागर चल रहे होते हैं ना। और ये होती है प्रॉब्लम, और ये हमारे अंदर है। जाहिर है हम अपना आम बैठे होते हैं तो हमें क्या है कि, तो इसलिए स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। व्हेन यू आर वॉकिंग, शोल्डर्स बैक, शोल्डर्स पीछे हो, स्ट्रेट हो, सर आपका ऊपर हो। ये ना हो कि यूं सर झुका कर आप जो है अब ये, और नाजरीन वैसे ये भी बता दें कि बिल्कुल अब ये भी ना हो कि खंबे को ऊपर देख रहे हैं और आगे किसी से टकरा जाए, इतना भी नहीं। और ऐसा भी इतना भी ना ऊपर देखें कि बस लोग आपको, बाकी लोग नजर ही ना आए। तो जरा अपने आप को मेंटली जरा कंट्रोल में भी रखना है। लेकिन ये कि आपका चिन ऊपर होना चाहिए और कंधे जो है पीछे होने चाहिए, पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, चलने का अंदाज। बिल्कुल जी, सही है जी। अब जरा आप आते हैं बात करने के अंदाज पे। बात करने के अंदाज में मैंने आमतौर पर यह देखा है कि वो लोग जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग ज़रा धीमे अंदाज में और ज़रा स्लो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। रश वो नहीं होता, यू नॉट रशिंग, स्पीडी बहुत जल्दी, ये ऐसा नहीं है। वो जो बहुत ज़्यादा जल्दी में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बन रहे होते हैं कॉन्फिडेंट के, वो मुझे तो बहुत सारे काम है। ऐसा ना करें, धीमी तरीके से बात करें। अपनी बात का जो मतलब है वो मुकम्मल तरीके से सामने नज़र आना चाहिए। तो वो जो एम्फसाइज़ करना होता है किसी चीज़ पर, वो भी उस धीमे तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, जो तरीका है, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा अक्सर तेज़ बोल रहा होता हूँ, वो क्यों? क्योंकि हमारे जो कानों में ये लगा हुआ है ना डिवाइस, इससे हमें भाई टाइम का अंदाज़ा हो रहा होता है कि वक्त कम है, ज़्यादा है, फिर हमें स्पीड मारनी पड़ती है नाज़रीन। लेकिन जनरली जब आप लोगों में गुफ्तगू करें, किसी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करें, कहीं पर भी लोगों से आप बात कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, तो धीमे तरीके से कॉन्फिडेंटली गुफ्तगू करनी है। ठीक है जी, ये हो गई बातचीत के हवाले से बात। अगली, टारगेट अचीव करना, ये इंसान को कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन हम अक्सर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बना रहे होते हैं। हाँ, और वो ज़ाहिर है अचीव करने में वक्त लगता है, और उसके दरमियान के स्टेप्स को हम टारगेट समझते नहीं हैं। माइलस्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ यही तय कर लिया कि रोज़ाना मैं सुबह उठने के बाद अपना जो बेड है वो सही करूँगा, तो ये भी एक रोज़ाना का टारगेट है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। तो जब आप वो कर लेंगे तो आपको होगा कि हाँ ये मैंने एक काम कर लिया, जो रोज़ाना के लिए मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, उसमें ये एक काम करना था, इसको मैं अचीव कर बेड बनाना, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने एक बहुत छोटी सी, ये नाश्ता करके नाश्ते के बर्तन धो देना, बिल्कुल दुरुस्त, ये भी एक चीज़ हो सकती है। नाश्ता तो ज़्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते, लेकिन ये अच्छा नाश्ता करना भी एक टारगेट हो सकता है लोगों का। लोगों को देर से अगर लोगों के लिए अक्सर नाश्ता करना रह जाता है, तो वो टारगेट ये भी हो सकता है कि आप नाश्ता करके घर से निकलेंगे। बिल्कुल। तैयार होने की बात करते हैं हम। जब आप कपड़े पहने तो ज़रा कोशिश कीजिए कि साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। ये वो ना हो कि मतलब आप समझ रहे हो कि जी बहुत महंगे कपड़े पहनने, नहीं। हाँ, बहुत सस्ते भी कपड़े पहन सकते अच्छे हैं लगते आप, हैं। लेकिन वो ज़रा अच्छी सही मुनासिब इस्त्री हुई भी हो, उनके ऊपर कोई दाग ना लगा हुआ हो, ताकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो उसके अंदर एक निखार लेकर आते हैं। और जब आप यकीन कीजिए, जब आप अच्छे ज़रा साफ़ सुथरे बेहतर कपड़े पहनेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, ऑटोमेटिकली उसका अफेक्ट होता है। हाँ। ये चीज़ बढ़िया है। उसके अलावा पढ़ना, ये बड़ा ज़रूरी है। पढ़ लिया करें भाई, कुछ क्या मैसेजेस आप अपने ऊपर ले जाती हैं फ़ौरन आप ये बात। मैसेजेस, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये नहीं। अच्छा, ट्वीट्स पे तो वैसे खबरें भी मिलती हैं। हाँ। तो ट्विटर भी आप लोग देख लें तो बहुत सारी चीज़ों से आगाह हो जाएंगे, उसमें ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन तमीज़ तहजीब का दायरा उधर हाथ से जाने ना दे। किताबें ज़रा सा पढ़ लीजिए, कुछ थोड़ा सा अपने एक रीडिंग का टारगेट बना लीजिए। ये भी एक छोटा सा टारगेट हो सकता है आपका कि मैंने हर रोज़ चंद सफ़े
पढ़ने हैं किसी भी किताब के, उससे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो एक तो ये जो रीडिंग है ये बड़ा ट्रेट है उन लोगों का जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, तो ये एक चीज़ हो गई। और फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास बोलने के लिए मवाद होगा, आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं मीटिंग्स में तो कुछ नहीं बोलते, चुप करके बैठे थे, छुप के बैठे हुए होते हैं कहीं मुझे बोलना ना पड़ जाए। और जहाँ उनको बोलना पड़ता है वहाँ वो जो ऐसा उनको नहीं पता होता, नर्वसनेस भी होती है, वैसे नर्वसनेस होती है। लेकिन अगर आपके जहन में मवाद होगा, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा होगा तो कोई काउंटर ही कर देंगे, कुछ आप या पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे, चीज़ों आपका पता होगा तो आपके पास सवाल भी होंगे बहुत सारे और जवाब भी होंगे बहुत। सही है। तो पढ़ना ज़रूरी है और फिर उसके बाद उस पढ़ने को आपने इम्प्लीमेंट करना है, मीटिंग्स में गुफ्तगू करनी है, मुख्तलिफ जगहों पर बात करने के लिए मवाद जमा हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आई कॉन्टैक्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग जब मुख्तलिफ मौक़ात में बात कर रहे होते हैं ना लोगों से, तो आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, इधर देख रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं मिला रहे होते। तो ये जो आँखों में आँखें डालकर बात करने का फ़न है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी की आँखों में आँखें में डालकर बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस शख्स को लगेगा कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है और इसको पता है जो ये बात कर रहा है। तो आँखों में आँखें डालकर बात करनी है। और एक और चीज़ जो एक मैंने निशानी ज़रा नोट की, अक्सर आप जाते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स में सबसे पहले कौन सी सीटें भरती हैं? पीछे वाली। लोग पीछे बैठ जाते हैं जाके, भाई आगे बोलना ना पड़े, कुछ नज़र ना हो मैं कहीं। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना वो हमेशा आगे की सीट लेने के ख्वाहिशमंद। भाई हमारे मुल्क में तो सीट है उस पे नाम लिखा वो तो एक अलग ही मामला। रिजर्व बैठे, कहाँ बैठे बताएं मुझे, बताएं। रिजर्व, इसलिए भी आवाम, बेचारी आवाम इसलिए भी पीछे चली जाती है मजबूरन। हाँ वो एक अलग मामला है। लेकिन मिसाल के तौर पर ठीक है, आप गए किसी के स्पीकिंग सेशन में, तो मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आगे जाकर बैठूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पीछे जाकर बैठ रहे होते हैं ताकि बस वो दूर रहे। वो जो एक कांटेक्ट है ना किसी भी तरीके का, वो नहीं करना चाह रहे होते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों की, फिर आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि वाकई कुछ कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें इनको अपनी ज़िंदगी में। तो ये कुछ छोटे से मशवरे थे जो मैंने दे दिए। अगर आपके काम के मशवरे थे, एक सेकंड बांध देना, अभी वो पल्लू नहीं है। अच्छा पल्लू, तो मैं बांध लूँ, कागज के अंदर बांध लूँ, लपेट के जेब में डाल लूँगी। ये मैंने लिखे हुए थे इस पर्चे पर जरा, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ये पर्चा मैंने आपको बस ये मेरा हो गया नाज़रीन, गिफ्ट कर दिया। बड़ा है अपना कॉन्फिडेंस शिफा, बस सही है। इसको मैं डाल के फोल्ड वोल्ड करके जेब शेब में अभी मैं जाइएगा। पिछली दफा भी आप कुछ किताब कागजात यहाँ छोड़ गई थी। कागजात कुछ तो रह जाते हैं नाज़रीन हमारे, ज़ाहिर है, लेकिन ये कि ये मैंने रख लिया है, ये मैं डालूंगी पॉकेट में। ओके जी, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के हमने आपको कुछ टिप्स दे दी। अब एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक बड़ा ही बाहिम्मत किस्म का शख्स है हमारे साथ, और उसकी एक, हमने उनको बुलाया कैसे, हमें पता कैसे चला इनके बारे में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई जिसमें कि एक भाई ने अपनी बहन को और बहनोई को मुबारकबाद दी है। अब भाई जो है वो सोशल मीडिया पर बड़े ज़बरदस्त व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। सिर्फ बात यह है कि डिफरेंटली एबल्ड हैं। और उनकी जो बहन है उनमें भी उन्होंने जो उनका जो पोस्ट थी उस पर लिखा हुआ था कि मेरी बहन और मेरा बहनोई जो है वो डेफ हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकते, तो वो भी डिफरेंटली एबल्ड हुए। तो इस भाई ने अपनी बहन को और उसके बहनोई को मुबारकबाद दी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर, शादी की बिल्कुल, और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने बड़ा इनसे राब्ता किया, बड़ी इनकी तारीफें की। हमारे साथ मौजूद है जी सारिम, और सारिम की बहन और उनके बहनोई। अस्सलाम वालेकुम सारिम। वालेकुम अस्सलाम। सारिम बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सारिम की जो बहन है हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है जी माहम हसन, और जो इनके जो बहनोई हैं जो इनके साथ मौजूद हैं वो हैं जी अली अहमद। तो सारिम, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? सही। और दूसरा ये कि जो आपकी बहन है और बहनोई हैं, इनको आप हमारी तरफ से मुबारकबाद भी दे दीजिए शादी के हवाले से। आप दोनों को शादी वालों को चले जी, अब हम बाकायदा इंटरव्यू का आगाज करते हैं। मुबारकबादियां हो गई हैं जी। तो ये बताएं सारिम कि आपने ये जो व्लॉगिंग का सिलसिला और इन्फ्लुएंसिंग का सिलसिला शुरू किया, ये कैसे शुरू किया, और इसका कोई एम था या बगैर किसी एम के बस आपने शौक में ये चीज़ शुरू कर दी? हाँ, मतलब आप चूंकि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप दुनिया को
ज़िंदगी का वो रूप दिखाना चाहते थे या कोई और मकसद था? मेरा बेसिकली जो काम करने का स्टार्ट था वो यही था और मैं दुनिया का मिसाल कायम करना चाहता था। और अल्लाह ने आपका जितना भी बेस्ट किया है आप उसमें पोटेंशियल को फाइंड आउट कीजिए। मुश्किलात हर किसी को लाइफ में आती हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलात से जब आप लड़ते हो तो अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। मेरा यूट्यूब का जो कॉन्टेंट जो है इसलिए मोटिवेशनल, और मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ और जब इतनी मुश्किलात के बावजूद मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल सही। बड़ी अहम बात की वाकई कि जब आप मुश्किलात से लड़ना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बनाता है और आपके लिए वो मौके सामने आते रहते हैं खुद ब खुद। बिल्कुल सही कहा। और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता कोई है। और क्यों नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे लोग बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो आपकी जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए कि ये बीमारी क्या है, ये आपको कब हुई और इसमें होता क्या है? जी बेसिकली इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं और ये मुझे दाएं दर्द है। और इसमें होता ही है और टाइम के साथ साथ आपके जो मसल्स और टिश्यूज होते हैं ना वो वीक होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं जरा अली और माहम की तरफ, जो नौब्याता जोड़ा आपके साथ बैठा हुआ है, उनकी तरफ भी आते हैं। ये बताइए कि इनकी शादी किस तरह से हुई, इनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे ये रिश्ता अज़दवाज में जो है दोनों मुंसलिक हुए, जरा इस शादी का अहवाल भी सुनाएं। आप दोनों शादी हुई मेरे ऐसे पहले शादी हुई पहले मेरे ऐसे हमारी शादी। अच्छा, ओके। और ये बताएं कि ये जो अरेंज मैरिज थी तो मतलब ये अरेंज मैरिज होने की वजह से इतने सीरियस बैठे हुए हैं और बिल्कुल या अभी एक दूसरे से उस तरह से खुल के गपशप लगाई नहीं है इन्होंने? ये दोनों आज नर्वस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। और सुबह से ठंडा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, मारे मैंने आप दोनों को। अच्छा, ये तो नर्वसनेस दूर करते हैं ना। मतलब हम पहले एक काम करते हैं, माहम से बात करते हैं। माहम से आप हमें सारे ये पूछकर बताइए कि माहम क्या करती हैं, उनके मशागिल क्या हैं, कहाँ तक पढ़ा हुआ है उन्होंने, ये सारी ज़रा इनसे इंट्रोडक्शन लेना प्रॉपर। आप काम क्या करते हो, पढ़ा करते हैं, कहाँ से पढ़ा है? और उससे पहले स्कूल जी हम कह रहे हैं तो उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन है तो हमजा फाउंडेशन से लिए जो बेस्ट बच्चों का स्कूल था। उसको बाद जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन डिग्री ली है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अब यही सवाल हमारा जरा अली मियां की तरफ भी लेके चलिए कि ये अपने बारे में बताएं, इनके शौक मशागिल क्या हैं? स्कूल कहाँ, यूनिवर्सिटी कहाँ, अपना बड़ा है और ऐसे फारूक तो काम क्या पसंद। में 55 वे 2008 में उन्होंने अपने शहर साहिवाल से और 10 बच्चों का स्कूल था, वहाँ से मेट्रो पूरा कॉलेज लाइफ हुई। उसके बाद फिर उन्होंने फाइन आर्ट्स का कोर्सेज वगैरह किए। क्या बात है। अच्छा, मतलब एक टेक्सटाइल से वाबस्ता टेक्सटाइल डिजाइनर, एक फाइन आर्टिस्ट, ये तो बड़ी कमाल की जोड़ी बना दी है। मतलब बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली फील्ड है माशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ दोनों जो ड्राइंग और पेंटिंग तो बहुत लाजवाब है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं सारिम कि आपने जब इनकी शादी की कांग्रेचुलेटरी पोस्ट जो थी वो सोशल मीडिया पे डाली और वायरल हो गई, तो उसका क्या रिस्पांस था? लोगों ने आपसे रब्ता किया तो क्या कहा? अच्छा, मेरी लाइफ में जो भी मोमेंट्स आते रहते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, मैं उनको अपलोड करता रहता हूँ इंटरनेट पर। इंटरनेट ने इनकी शादी के बारे में अपलोड किया तो मैंने इसका 1% भी नहीं सोचा था जो रिस्पॉन्स मुझे हासिल हुआ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह लोगों ने उसको दुआओं से भरा हुआ था। इसको देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान रह गया।
अच्छा अच्छा, ये अभी हमने ये देखा कि आपकी जो बहन है वो आपसे कुछ गुफ्तगू कर रही थी, तो मतलब ये कि वो बोल सकती हैं, सुन नहीं सकती या कुछ बोल सकती हैं, ये सूरत हाल क्या है? नहीं तो थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हैं और काफ़ी हद तक सुन भी लेती हैं, लेकिन मेरे बहनोई हैं वो टोटली जैसे हैं, वो ना टोटली सुन सकते हैं ना टोटली बोल सकते हैं। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके क्या इरादे हैं आगे के? आगे और क्या करना है? वीलॉगर तो आप बन गए हैं। जी मैं चाहता हूँ और मैं अपनी यूट्यूब चैनल का ग्रो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनूँ और दुनिया को ये दिखाऊँ और जब लोग या सीजन होते हूँ जो दोनों डिफरेंटली एडल्ट थे वो इतने मुश्किलात के बावजूद पूरी दुनिया में इतनी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस्लाम के लिए फारिन हसन है जो ये सब कुछ कर सकता है, इस्लामी ज़ात नो लेस। वाकई बड़ी अहम बात है, एक तो ये कि यूट्यूब चैनल बनाएं और फिर दूसरा ये कि मोटिवेशनल स्पीकिंग करें, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं वाकई। और जब आप मिलेंगे लोगों से तो लोगों को जो जज्बा मिलेगा, जब वो आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे, तो वाकई फिर लोगों में तो हिम्मत आनी ही चाहिए। क्या बात है। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि आप अपनी बहन से, अपने बहनोई से भी एक एक पैगाम लें? बताओ काम करें मुश्किल क्या लेस जाए, हाँ काम करें तो मुश्किल क्या। बताओ यूनिवर्सिटी जाए तो हम मुश्किल क्या, हाँ मुश्किल क्या। कपड़े काम, कपड़े और ये सवाल ये लोग ना कोई वैसे भी यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया लोगों ने मेरे साथ, लेकिन जो कभी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती थी उसमें कभी कई मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट की वजह से तो मैनेज हो जाता था। तो पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है, जितने भी स्पेशल बच्चे हैं आप उनको घर से बाहर निकालिए ज़रूर। बिल्कुल फैमिली सही सपोर्ट, है। फैमिली सपोर्ट, अपने स्पेशल बच्चों को घर से बाहर निकालें, कॉन्फिडेंस आएगा उससे। बिल्कुल। और अली भाई क्या कह रहे हैं? अली भाई का भी पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। चाहिए ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए ताकि जो इनकी डिग्री है वो खाली टीचर्स पेपर ना रहे, उसको स्किलफुल तरीके से यूज़ किया जाए और वो अपने खुद पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार कमा सकें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, उनको इक्विप करें ताकि वो भी अपना काम कर सकें। वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते और वो इंडिपेंडेंट होकर लाइफ गुजार सकते हैं। वो अपने तरीके सीख लेते हैं। जिस तरह हम 5 उंगलियों से ग्लास या पेन पकड़ते हैं, वो 2 उंगलियों से भी पकड़ना सीख जाएंगे। आप उनको पेन थमाएं तो सही। अगर आप में कोई सलाहियत नहीं रखता है तो कुछ बाकी सलाहियतें ज़्यादा देता है। बिल्कुल, ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो। बिल्कुल, तो उनके सिर्फ टैलेंट के लिए वो एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, उनको सिर्फ वो मौके दिए जाएं। फिर देखें क्या दुनिया बदलने वाले लोगों में ज़रा ये बाहिम्मत लोग हैं। और हमसे तो कहीं ज़्यादा आगे, कहीं ज़्यादा बाहिम्मत लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सारे माहम और अली आपका, और माहम और अली आप दोनों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और बातें आपस में कर लिया करें। अब आप दोनों ने एक ही दूसरे से बात करनी है तो गपशप लगाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। मुबैना ऑडियोज़ के बाद हर तरफ उन्हीं की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप्स सामने आने पर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। 2 बातें हैं, एक जो हुकूमत कर रही है कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है, और दूसरी ये कि मुस्लिम लीग नून के साथ साजिश हो रही है। अब दूसरी तरफ फिर PDM के इजलास भी चल रहे हैं। लॉन्ग मार्च के फैसले के बजाय फिर उन्होंने 6 दिसंबर के इजलास की तारीख दे दी। अब ये सारा सिलसिला जो है
वो क्या है, और सियासत हमारी साजिशी सियासत बन गई है या इसके लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये ऑडियोज़ वीडियोज़ टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं, कभी पता चलता है वो किसी की ऑडियो है, कभी पता चलता है वो ऑडियो नहीं है, कभी पता चलता है कुछ जोड़ के बनाया गया है, और फिर मरियम साहिबा तो अपनी ऑडियो का इकरार कर देती है। ये हो क्या रहा है? इस कदर साजिश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसी ने इकरार कर लिया वो तो साजिश ना रही, वो तो वीडियो सामने आई, हाँ ये मेरी वीडियो है, मेरी आवाज है। लिहाजा एक मुतनाज़ा ऑडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुतनाज़ा है। एक फरीक कहता है कि वो मुतनाज़ा नहीं है बल्कि ऑथेंटिक है, दूसरा फरीक कहता है कि नहीं वो मफरूज़ा है। फिर उसके ऊपर कई सारी स्टोरीज आई कि ये इसकी वेरिफिकेशन हुई है, ऑथेंटिकेट कराया गया है इसको कंसर्न फोरम से। दूसरी तरफ फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये तो पैचेस लगाए गए हैं मुख्तलिफ चीजों से निकाल के। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, वो सारी बातें लफ्ज तो पैकेजेस में से बन सकते हैं किसी जगह से क्लिप्स उठा के, लेकिन एक क्लिप ऐसा है जो शायद किसी तकरीर में ना हो। अच्छा। और वो ये है कि इमरान खान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम को डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है। ये शायद किसी तकरीर का हिस्सा नहीं है। और इस सारी जो क्लिप है उसमें जो अहम तरीन पोर्शन है वो यही है। सही है। लिहाजा ये कहना कि ये सारा कुछ है ये आसान नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये दुरुस्त है, इसीलिए हमारा तो मुतालबा रहा और मुस्लिम लीग भी ये मुतालबा कर रही है, और इसमें वो जायज है, इसमें वो हक बजानब है कि जनाब अदलिया के बारे में बात हुई है, अदलिया इस मामले को वेरीफाई करा ले, इसके ऊपर सुओ मोटो ले चीफ जस्टिस साहब। मैं हैरान हूं अभी तक क्यों नहीं सुओ मोटो। सुओ मोटो तो खैर एक चीज, लेकिन क्या नून लीग को खुद नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि जी ये हमारी तरफ से चले जाएं अदालत में, ऑफिशियली लीगली वो चले जाएं लेकर? कौन जी? नून लीग जी। देखिए, नून लीग तो जाएगी एक तरफ, नून लीग का तो ये हक है, वो अपने केस को देखेंगे कि केस में उन्हें सूट करता है नहीं करता है, कब करता है, गवाही का वक्त कब आएगा, ओके। लेकिन जिस अदलिया के बारे में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा गया है, उसमें तो अदलिया को सो मोटो लेना चाहिए। क्यों नहीं? अपने वकार के पाकिस्तान के अंदर अदल के पूरे निजाम के ऊपर उठने वाले सवाल के लिए अगर इस पे सो मोटो नहीं होगा तो किस पे होगा? लेना चाहिए। पूरे सिस्टम को क्वेश्चन मार्क इस बात से लगाया जा सकता है, तो अच्छा, जरूर होना चाहिए। वैसे मैं जो उस वक्त जो शुरू में मैंने कहा था कि साजिशें ही साजिशें, तो वो जो आपने कहा कि मरियम साहिबा ने तो एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लेना जो है वो इस बात का इकरार नहीं है कि हाँ हमने मीडिया पर कदगन लगाई, तो वो भी तो एक साजिश ही हो गई ना मीडिया के खिलाफ। क्या आप कहें कि जी इनको ऐड ना दो और अपनी पावर को मिसयूज करो, और आप तो इस शोबे से वाबस्ता रहे इतलात वाले, तो ये तो गैर मुनासिब चीज़ है बिल्कुल। ये पहली गुजारिश ये है, मैंने जितना कहा वो ये है कि उन्होंने इकरार कर लिया। वो इकरार किस बात का है, दुरुस्त है नहीं है, क्राइम कोई हुआ है नहीं हुआ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है नहीं हुई। कल मैंने एक प्रोग्राम में कहा तो उन्होंने कहा जी आप तो मरियम बीबी का दिफा करने लग पड़े हैं। मैंने वहां भी कहा कि मैं मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। मरियम किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थी। अगर किसी जगह उन्होंने किसी को कहा, फर्ज करें जी, तो वो कहती है कि तो ये कहा ही नहीं इस तरह, मैंने तो पार्टी फंड्स के लिए कहा, ये मैंने जो भी कहा। फर्ज करें ये भी साबित हो जाए कि उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को या वजीर इत्तलात को या जिस भी किसी कंसर्न बंदे को कहा कि उसकी जिम्मेदारी ना मानता। मरियम बीबी ने अगर कहा तो मरियम का कहना बाइंडिंग तो नहीं था ना किसी के ऊपर, कि वो कोई वजीर नहीं थी, पार्टी की लीडर है, जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी की वो लीडर है। एक बात याद रखिए, एक है आपका मेरा, आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, मेरे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी लीगलिटी अपनी जगह है। अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी होनी है तो जिस बंदे की पहले जिम्मेदारी है उसके बारे में आपको तयन करना पड़ेगा ना। मरियम बीबी जो है सारी हैसियत में नहीं थी, उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनाना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैंने बतौर वजीर इत्तलात बहुत दफा ये फैसले किए, मसलन हमारे दौर में वॉर ऑन टेरर जारी थी जी, तो वॉर ऑन टेरर में कई दफा पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो इश्तेहार देते थे
वो हम इलाकाई अखबारात को ज्यादा दे देते थे। कई दफा होता था कि हम जो रीजनल लैंग्वेजेस में टेलीविजन चैनल्स हैं उनको ज्यादा इश्तिहार देते थे। कई दफा होता था चलती, तो ये उस वक्त भी बहस थी कि आप इनको क्यों इश्तिहार देते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि अगर मेरा टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान का किसान है तो मैं डॉन अखबार में इश्तिहार देके क्या करूंगा। मैं तो किसान को उन अखबारात में लगवाऊंगा ना जो किसान पढ़ता है, उस तक किसी रसाई है। किसी चैनल्स को किसान देखते हैं, मैं उनको उन चैनल्स के ऊपर इश्तिहार दूंगा। तो आपके टारगेट ऑडियंस देख के ये फैसला पॉइंट आ गया आपका, कायरा साहब। इसका कोई सेट ठीक है, ये उस वक्त के हालात देख के डिसीजंस होते हैं। लेकिन कायरा साहब एक और चीज़ है, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब मुतालबे आ रहे हैं मरियम नवाज़ के हवाले से कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी होनी चाहिए एक किस्म की। उसकी वजह ये भी है कि इनके दौर के बाद मीडिया पे एक अजीब सा दौर आया जिसमें कि डाउन साइजिंग हुई, वो एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक बैड बिजनेस मॉडल है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि हम सारे के सारे चैनल्स गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के सहारे पे चल रहे हैं। तो अब ये एक अलग इसकी डिबेट है, लेकिन वो जो अपॉलॉजी वाला सिलसिला है, जिन लोगों की नौकरियां गई उस वक्त जो मीडिया पे क्रंच आया था एक फाइनेंशियल, तो वो आपको लगता है अपॉलॉजी से कोई मामलात बेहतर हो सकेंगे इनके लिए? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में हमारे दौर में कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारी गर्दनें लगी, कभी फाइनेंशियल क्रंच आए। पर यह भी याद रखिए कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जिस मॉडल को फॉलो कर रहा है वो बिजनेस मॉडल है ही नहीं। अगर आप इसमें सरकारी इश्तिहार निकाल दें तो बहुत चंद चैनल ऐसे होंगे जिनकी सर्वाइवल रह सकेगी। तो ये मॉडल ही एक ऐसा है, तो फिर उसके अंदर होती है। हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह इंसाफ होता है, जिस तरह की सियासत होती है, जिस तरह हमारी एजेंसीज काम करती है, इतना ही जिम्मेदारी के साथ मीडिया रोल प्ले करता है। मीडिया पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हुए बहुत सारे काम कर देता है जो नहीं करने चाहिए, और बहुत सारे लोगों का माउथ पीस बन जाता है। लेकिन मीडिया बड़े कमाल के रोल भी प्ले करता है। पर एक बात और भी है जी, मीडिया के ऊपर तो आज भी कदगने लगी हुई है। सिर्फ फाइनेंशियल कदगन ही काफी तो नहीं है ना। फाइनेंशियल कदगन के खिलाफ तो बात जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। ये जो आजकल के खिलाफ बात तो पीडीएम करेगी ना सर। अब आप लोग पीडीएम के हवाले से उस पे आ जाते हैं हम कि पीडीएम बात करेगी उस पे। मैं पीडीएम लेकिन मैं अपोजिशन का मेंबर तो जरूर। आप अपने बारे में कम बोलते, मैं तो कह सकता हूँ ना। बिल्कुल, आप कहेंगे तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि भाई कायरा साहब ने हमारी आवाज़ बन के ये बात उठाई है वहाँ पर कमेटी में या मीडिया में या कहीं भी, तो हम इसको ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पीडीएम को आप कहाँ देख रहे हैं सर? अब वो भी बड़े अजीब से मामलात हैं उनके भी, कभी कहते हैं हम निकल रहे हैं सड़कों पे, कभी कहते हैं अभी तो इजलास ही होना है। तो वो ये कहीं जारी है कहानी पीडीएम की, या मतलब हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि अब दमखम बाकी नहीं रहा? देखिए, पीडीएम बेसिकली 10 जमातों का इत्तेहाद था। हाँ। 10 में से 2 जमातें निकल गई, तो अब वो इत्तेहाद नहीं रहा। लेकिन आज भी अपोजिशन की 7-8 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। यकीनन अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती तो ज्यादा बेहतर और मौसर हिकमत अमली होती। वो हमने जब इकट्ठे थे और हमने जलसे किए, जुलूस किए, इलेक्शन लड़े, सेनेट का इलेक्शन लड़े, उन सारे मराहल में हुकूमत जो है वो कॉर्नर होती गई। लेकिन हमारे अलग होने के बाद से हुकूमत जरा ईज आउट हो गई थोड़ी सी। लेकिन हम आज भी उनके लिए दुआ गो है कि हमारे साथी कामयाब हो, वो तहरीक चलाएं, वो इस्तीफे दें, जो भी करना चाहें। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि हुकूमत को जल्द चले जाना चाहिए। हाँ। मैं आज भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को मजबूर किया गया पीडीएम से अलग होने पे, जो कि जमहूरी तौर पे हमारी पाकिस्तान की तारीख में हमारे लिए नुकसानदेह हुआ। और अब इसका खमियाजा जो है वो शायद पीडीएम जो है भुगत रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर ज़मान से। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल पर। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। COP26 का आपने नाम सुना होगा, हमने भी अपने प्रोग्राम में कई मरतबा जिक्र किया, और बुनियादी तौर पर ये क्लाइमेट के हवाले से दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो वफूद थे, उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से भी वफ्द गया था, और वहाँ पर क्या तय हुआ, क्या फ़ैसले हुए, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी इन्वायरमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से, उसके हवाले से भी बात हुई, कैसे उसकी पजीराई हुई, और अब आगे क्या टारगेट्स हैं, क्या हम करने जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। आगाज़ हम इसी से करते हैं कि ये जो
सारी सूरत हाल हमारे मुल्क को दरपेश थी, जिसके ऊपर इस हुकूमत ने आकर काम करना शुरू किया, बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी, और उसके अलावा एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव्स थे, जब COP26 जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है और आप जब वहाँ पर गए, दुनिया कैसे देखती है हमारे इन इनिशिएटिव्स को? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे बात होनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार होनी चाहिए। जो पाकिस्तान बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, इमरान खान साहब ने जो एक विज़न दिया और फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाया, वो एक केस स्टडी है दुनिया के लिए। उसमें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, उसमें 1% से भी कम पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर है, ठीक है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। ये पिच थी हमारी COP26 पे भी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की एक पैरेलल मीटिंग थी वहाँ पे, जिसमें दुनिया के 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं आए हुए थे। तो वहाँ पर भी बात हुई, पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट किया। पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, कितनी संजीदगी है पाकिस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज मीट किया था, और वो आसान नहीं था क्योंकि 3.5 लाख एकड़ ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट करना था। पाकिस्तान ने 6 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट किया और 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा में। ये इमरान खान साहब का जो मंसूबा था, और अब 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा जारी है, जिसमें से 1.5 अरब से ज़्यादा दरख्त पाकिस्तान लगा भी चुका है। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान ने जो UN का क्लाइमेट गोल है SDG 13, वो मुकर्ररा जो हदफ है उससे 10 साल पहले ही अचीव कर लिया, ठीक है। और फिर दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन मेवाकी फॉरेस्ट भी पाकिस्तान ने लगाया है, और पाकिस्तान ने बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज जो इनिशिएटिव है, कोविड के बीच जिस तरह 15 नए नेशनल पार्क्स पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं। 10 सालों में 10 डैम्स पाकिस्तान बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स जो है वो शुरू किया है। साथ में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम है, और जो गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना, ये भी पाकिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। और बड़े मेजर्स नहीं, और भी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी कहने का मकसद ये है कि बीइंग ए डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, पाकिस्तान ने वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा करा और करता रहेगा भी। और अब पाकिस्तान ने जो प्लेज भी कर दिया है कि अभी जो 1% से भी कम है ग्रीन हाउस एमिशंस के अंदर पाकिस्तान का शेयर, उसको भी 50% रिड्यूस कर देगा बाय 2030। क्या बात है, ठीक है ना। तो ये प्लेज है। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, पहले 2009 में उन्होंने किया, 2015 में दोबारा उसको असर्ट किया, पेरिस एग्रीमेंट। $100 बिलियन एनुअली जो जाने थे डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं है। तो COP26 पे भी हमने कहा बातें तो आप करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी तो ये मुद्दा उठाया हमने वहाँ पर। डेवलप कंट्रीज के हवाले से जब हम पढ़ रहे थे, तो चाइना की तरफ से या मुख्तलिफ और दूसरी डेवलप कंट्रीज की तरफ, जिनको वाकई जिनका कार्बन एमिशन में बड़ा शेयर है, उन्होंने कोई ऐसा खास कंट्रीब्यूशन नहीं दी कि हाँ हम भाई बहुत फास्ट फुटिंग पर ये काम कर रहे होंगे। वो लोग तो जो है वो अपने टारगेट्स रिवाइज करते जा रहे हैं। देखिए ना, अब जो इंडिया है, उसको आप देखें, उसका बड़ा मेजर शेयर है ग्रीन हाउस एमिशंस के अंदर, जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो वो गंदगी फैला रहा है जी। अब उसके बावजूद एक नॉन सीरियस वहाँ पे उनकी अप्रोच थी। उनका वो आके कहता है कि जी 2070 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये जो बाकी 2070 की बात कर रहे हैं, और मतलब एक बिल्कुल ही एक बेतुकी और तमस्खर उड़ाया दुनिया ने, और बड़ा उनका एक तमस्खर उड़ाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने इतने जो इनिशिएटिव्स बताए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो ग्रीन और ये सब चीज़ें ली हैं, ग्रीन क्लीन पाकिस्तान, इसके बारे में जब बाहर बात होती है या आपने लोगों को बताया, दोबारा रीइंफोर्स की ये चीज़, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? आम मीटिंग्स भी आपने की होंगी, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं हुई ना, आप लोगों के डिनर्स भी हुए होंगे, लोगों के साथ मुलाकातें हुई होंगी, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड या आम जो गपशप लगती है, उसमें वो लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तान के इन इनिशिएटिव्स को कैसे देख रहे हैं वो? देखें, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर ले। एक तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग्स थी पैरेलल टू COP, और एक COP26 के अंदर। COP26 के अंदर
जो SDPI का जो फोरम वहाँ पर गया पाकिस्तान का, और हमने ये देखा कि मलिक अमीन असलम जो हैं, जो पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के वज़ीर हैं, अब उनका जो पेविलियन था, जो पाकिस्तान का पेविलियन था, इट वाज द मोस्ट बिजिएस्ट पेविलियन। अच्छा, वो क्यों? हर मुल्क वहाँ आ रहा था। ये 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट खास तौर पे मेजर अट्रैक्शन था। आके उनसे मालूमात ले रहा था कि किस तरह ये पाकिस्तान ने किया, और इमरान खान ने जितने और इक़दाम उठाए तो हर दुनिया का मुल्क उसकी पजराई थी वहाँ पर। और बहुत बिजी पेविलियन था, काफ़ी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी मलिक अमीन असलम की। नेगोशिएशंस के अंदर भी पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी से लिया गया, और पाकिस्तान ने ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो केस है वो बड़े अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। और पाकिस्तान पेविलियन में रौनक थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग आ रहे थे, और ख़ास तौर पे जो हमारा 10 अरब दरख्त वाला मंसूबा है, ये मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ का मुझे बस बड़ा ज़रा दुख होता है, वो ये कि दरख्त वोट नहीं देते हमारे यहाँ पर। हाँ। अगर दरख्तों को भी वोट का हक दे दिया जाए तो फिर देखिए आवाम की रियलाइजेशन कम है। देखिए, जो एक ट्रेडिशनल सियासतदान होता है ना, वो आने वाले इलेक्शन का सोचता है। हाँ। ऐसा ही है। जो एक लीडर होता है ना, वो आने वाले इलेक्शन नहीं, आने वाली जनरेशन का सोचता है। बिल्कुल। तो दरख्त लगाना और डैम्स बनाना और ये जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है, ये आने वाली नस्लों के लिए होती हैं। तो बहरहाल हमारे वोटर जो हैं वो अब आगाही ले रहे हैं आपके प्रोग्राम से भी और बाकी सोशल मीडिया से भी। लेट्स होप कि जो वोटर है वो इस चीज़ को देखे कि मुल्क को जो लॉन्ग टर्म में मतलब आवे कावा बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है। जो गार्ड से काम नहीं लेना कि जी हाँ इलेक्शन आ रहा है तो चलो पेवंदकारी कर देते थे पहले तो ये पेवंदकारी, जैसे ऑडियो की पेवंदकारियां हुई हैं। ऑडियो भी तो है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं, कॉप के अलावा उससे पहले अमेरिका में CLDP जो है उन्होंने हमें बुलाया हुआ था, और उन्होंने सारा खुद ही मैनेज किया। तो उनकी दावत पे हमारा डेलीगेशन वहाँ पे था। वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई, ख़ास तौर पे वो IT के ऊपर था, IT इकॉनमी के ऊपर कंसल्टेशन थी 4-5 दिन की। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग्स भी रखी हुई थी। जो शीला जैक्सन ली हैं, पाकिस्तान कॉकस को भी चेयर करती हैं, और जो को चेयर हैं टॉम स्वाजी, उनके साथ भी मीटिंग हुई। फिर सेनेटर क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान की अगेन इस पर भी तारीफ़ की, काफ़ी इमरान खान साहब की एफर्ट्स की क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी। लेकिन IT के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और हमारी मीटिंग्स भी फेसबुक, अमेजोन, वीज़ा, गूगल, मास्टर कार्ड, सबसे मीटिंग्स, पेपॉल से भी कर लें। तो पाकिस्तान की जो एक हम सब आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, ये कंपनीज अपने दफातर खोलना चाह रही हैं यहाँ पर। और हमारा जो भी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है STZs का, जो स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन्स जो बन रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ये कंपनी सारी, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन जोन्स के अंदर। अच्छा, उसमें देखें एक पाकिस्तान का जो बड़ा एडवांटेज है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पोटेंशियल है, वो है 70% आबादी हमारी 40 साल से कम उम्र के उस पे है। और पाकिस्तान की पिछले एक साल में 47% हमारी IT एक्सपोर्ट ऊपर गई है। बिल्कुल। और बाय 2023 इंशाल्लाह अब हम पहली बार तारीख में $2 बिलियन को तजावज किया हमने IT एक्सपोर्ट्स में। इंशाल्लाह बाय 2023 $5 बिलियन को हम तजावज कर सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर दुनिया की सेकंड बिगेस्ट जो लेबर ऑनलाइन लेबर फोर्स है, वो पाकिस्तान है। इसका मतलब कि सिर्फ शहरों में नहीं, गांव देहातों में भी जो हमारा टैलेंट है, ज़बरदस्त टैलेंट है। IT ही फ्यूचर है, और IT के अंदर जो पाकिस्तान इस सतह पे जो इक़दामात कर रहा है, ये टाइम है। और देखें, अमेरिका they are looking forward to collaborate with Pakistan, to collaborate with हमारे IT सेक्टर के अंदर। और हमारी बिगेस्ट जो पोटेंशियल है यूथ जो है, इसको हम हमारे अब स्टार्टअप्स देख लें, बिल्कुल, जिस तरह से EVM देख लें, EVM की तरफ चले गए तो बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए। ओवरसीज इंटरनेट वोटिंग, वो भी बड़े जो है वो गेम चेंजर है, वो भी एक तरीके से। ये दो एरियाज ही हैं, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हम जो व्यवस्था या आरास्ता जो यूथ है हमारी, असल जो है बुनियाद हमारी वही है, उसी के ऊपर तवज्जो देनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल साहब, आपका वक्त दिया आपने, इन दोनों जहतों पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी मज़ेदार जगह। बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में यहाँ पर इस्लामाबाद में, और इस इवेंट की एक बड़ी ख़ास बात है। ये इवेंट की बात नहीं है कि ये इवेंट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे ममालिक के सफ़ीर इकट्ठे थे, खाने पीने, कल्चरल एक्सचेंज, बहुत कुछ हुआ। लेकिन असल में इस इवेंट का मकसद क्या था? मकसद कॉज बड़ा नोबल है, और कॉज ये है कि इस इवेंट से जो पैसा रेज़ होता है वो जाता है जी फ़ॉरेन ऑफिस के वो मुलाजमीन जो कि अपने बच्चों का ख़र्चा नहीं उठा सकते, या उनको मज़ीद जो माली ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने में इस इवेंट का जो फंड रेज होता है उनके लिए मुख्तस कर दिया जाता है। अब ये इवेंट क्या था? इस इवेंट में हमें तो बड़ा मज़ा आया, हमें तो बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल, वाकई बहुत मज़ा आया। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने तो मज़ा ले लिया, आप भी ज़रा देखकर मज़ा लें। अस्सलाम वालेकुम। पफवा एनुअल बाज़ार 2021 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और पफवा क्या है? पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन। ये इन्होंने एक एनुअल इवेंट करना होता है हर साल, और इस इवेंट में क्या होता है ये हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। बहुत सारे ममालिक के स्टॉल्स हैं, बहुत सारे ममालिक के लोग आए हुए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होने वाली है। लेकिन इस वक्त मैं एक परेशानी में हूँ, और वो परेशानी ये है कि शिफा यहाँ पर आई तो थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई हैं, पता नहीं अंदर चले गई हैं या क्या हुआ है, ढूंढना पड़ेगा उनको। तो आ जाएं ज़रा, हम अंदर जाते हैं, उनको भी ढूंढते हैं। आ जाएं। ये जी यहाँ पर सऊदी अरब का एक सेटअप बना हुआ है, सऊदी अरब का ट्रेडिशनल टेंट। उसमें जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वाह वाह, ज़बरदस्त। ये देखें, ये एक कॉफ़ी पॉट है, कॉफ़ी दान जिसको कहते हैं। ये सऊदी अरब का झंडा भी लगा हुआ है। और ये है ये यहाँ पर कैसे पाई गई हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अवैस मैं देखें गुजर रही थी यहाँ से, हाँ। और मुझे ये टेंट, सऊदी अरब का ट्रेडिशनल टेंट, बड़ा अट्रैक्टिव लगा वाकई। मतलब मैंने ये पानी के देखे पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे चमड़े के, वाह, उसमें पानी भर के आप मीलों सहरा में ट्रैवल किया करते थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। इनका सारा ये सेटअप, ये बैठने की जगह बड़ी अच्छी बनाई हुई है। तो मैं आपने फौरन यहाँ पर विराजमान हो गई। बिल्कुल, मैं यहाँ पे कब्जा जमा लिया आपने। अब आपका उठने का इरादा है या आप यहीं से सऊदी अरब का वीज़ा लेंगी और निकल जाएंगी? नहीं, बिल्कुल अब उठने का इरादा है। आगे और ममालिक से भी सैर करनी है ज़रा। हाँ, तो बस ठीक है, फिर उठ जाएं। ये देखें नाजरीन, ये यहाँ पाई गई हैं, और अब हम इनको लेके इनसे कुछ काम भी करवाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मदनी साहब मौजूद हैं जो इस सेटअप के बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। Madni Saab, so can you tell us about this tent and its significance for the Arab society? Oh, thank you for that. Actually, we are very happy and have pleasure to share with this bazaar our traditional. This is a kind of Saudi traditional, khema. Khema we call tent. This here will show you here the traditional. How can we put the tea traditional? And do you have such khemas in Saudi still in these days also? Actually, yeah, we have it not for living as before. Before we have khema for living. Now, no, we have it as, we put it in the desert for going and have, spending some time in the khema. Some time with family, yeah, but okay. not for living now. No, nobody live in khema now. It's almost all people. Okay, and here we find one interesting thing. Yeah. The photographs of the Saudi royalty. Yes. And His Highness Mohammed bin Salman. And it is his vision 2030, due to which the Saudi Arab is being transformed. The vision of the country, inshallah, 2030, and we are, mashallah, country is speeding to reach his goal, mashallah. Inshallah. Yeah. ये हमें कुरान मजीद इसमें मिला, खोल के दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, खोल के दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें कुरान शरीफ और उसका उर्दू तर्जुमे के साथ। यस। और अब खजूर खाने का वक्त आ गया नाजरीन। हाँ। बिस्मिल्लाह।
आज अच्छा आपको जी। स्टॉल दिखाऊं मैं। हैं चलें। ओहो सारे स्टॉल दिखाऊंगा मैं आज सब आपको। आपने देख के रखे हैं? मैंने देखिए इंटरेस्टिंग जगहों पे लेके देख जाना। के नहीं रखे हैं, लेकिन अच्छा। ये कि आपको मैंने सोचा कि दिखाऊं, गाइड करने वाला कोई बस होना सही है। चाहिए। वीआईपी पर्सनैलिटीज जब आती है ना, हाँ, उनको तो बताया उनको जाता है। गाइड करने वाले लोग होते हैं। हाँ, उनका और जैसे अभी हमने देखा था फर्स्ट लेडी आई तो बहुत सारे लोग उनके साथ थे अच्छा और वो उनको गाइड करते हुए जा रहे सही थे। है। तो आप जो है वो भी फर्स्ट लेडी हैं लेडी और हमारा प्रोग्राम जो है प्रोग्राम की फर्स्ट उसकी लेडी first ना lady वैसे। हैं आप, तो इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। बस सही आपका वो गाइड मैं हूँ। बस सही है, ठीक चलें। आ जाएं जी, दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये कुछ शॉल्स वगैरह हैं यहाँ पर। ये जो आपको एक खास वैसे बैग आपको नजर आ रहा है बेल्ट्स ना, लेनी है? अगर लेनी है तो यहाँ से ले लेना। अच्छा लेके नहीं दे रही आप? मैं तो वैसे पूछ अच्छा, रही थी बता रही आपको, हैं, बता मशवरा रही दे हूँ, रही हैं। मशवरा दे रही हूँ। मशवरा देने वाले बहुत मिलते हैं, पैसे देने वाले नहीं मिलते दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक जी, ज़बरदस्त। मैंने यहाँ पर आकर देखा था थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट लेडी यहाँ पर काफ़ी देर रुकी थी। अच्छा क्या हुआ लिखा था है यहाँ पर? परचेज्ड बाय That is फर्स्ट लेडी। purchased by first lady today. ओके Yes, it is. क्या बात है? Yes. रेड कलर का तो और भी बहुत सारी चीज़ें सब आप देख सकती हैं। वॉलेट भी वैसा आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त, खूबसूरत, इंतहाई कलरफुल मामला और बना ये दिया सब मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान लेदर में नंबर 1 है। लेदर प्रोडक्ट्स बेहतरीन बनती हैं पाकिस्तान में, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम है। और ये बताएं, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो बाहर भी जाता है? जी बिल्कुल जाता है। हमारा ये तुर्की जाता है, अजरबैजान जाता है, डेनमार्क जाता है, बेल्जियम जाता है, मानिया जाता है, इस तरह मुख्तलिफ कंट्री में जा रहा है। क्या बात है। थैंक यू जी, Thank बहुत you, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है। ऐसी की तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। ये मेरे मथे ना लगी। अच्छा ठीक है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। नक नकद बड़े शौक से, उधार अगले अगले चौक चौक से। से। पप्पू यार तंग ना कर। ओहो, ये तो सबसे मशहूर जुमला है भाई। ना ढोला होसी ना रोला होसी। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है। चल रब। अच्छा ये ये कस्टमाइजेशन के लिए रखा बिल्कुल। हुआ है ताकि आपको कुछ लिखवाना हो तो लिखवा लें यहाँ पर। असा असा की जड़ा मिला सुथरा मिला। ये है जी पाकिस्तान का भाई, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दिल दिया था दिल दिया यार था यार समझकर। समझकर, खा गया नस्वार समझकर। यार क्या हो रहा है इस दुनिया में। नाजरीन, जबरदस्त। ये है पाकिस्तान का मशहूर तरीन ट्रक आर्ट जो दुनिया में जाता है। और लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अगर बाहर के मुल्कों में कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो वो हमारे ट्रक आर्ट्स, हमारे मशहूर वाह, वाह। ट्रक्स जो आपको खैबर पख्तूनख्वा में तो बेशुमार तादाद में नजर आएंगे, सजे धजे दुल्हन की तरह। ये लिखा हमारे हुआ है ट्रक जी हैं। आया नो। जी आया वाह नो। वाह। ये जो खूबसूरत आर्ट हमने आपको दिखाया है, इसके खालिक हैं जी मोहम्मद एजाज साहब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। और ये हैं वो कमाल शख्सियत जो ज़बरदस्त आर्ट बनाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर जी। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का एहसान जी। सर आपको ये ट्रक आर्ट ने क्यों अपनी तरफ इतना माइल किया? ये मेरे वालिद साहब करते थे। 1952 ट्रक आर्ट की स्टार्ट है और 1956 से वो कर रहे थे। 2018 में वो रज़ा हुए, अब वो बेड़ा उठाया, मैं काम कर रहा हूँ। ये रंगीनी जितनी देख रहे हैं या नहीं, उन्हीं की बदौलत से है ये। तो ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं और आपने सीखने में कितना अरसा लगाया? मैं तकरीबन 2000 से कर रहा हूँ। पहले मैं बोर्ड पेंटर था, यानी कि मुख्तलिफ स्क्रीन प्रिंटिंग, बैनर प्रिंटिंग, ये सारे काम करता था। आपके हाथ से बनाया हुआ आर्ट कहाँ कहाँ मौजूद है इस वक्त? तो पूरी दुनिया में है ना। फोक्सी शहजादी है, अगर आप गूगल पे चेक करें, पेरिस में वो चल रही है जी, वो हमने बनाई है। मेरे वाले साहब ने बनाई थी। हाँ, तो 1 महीना हमने लगाया था। आगे जरा आप किस तरफ जा रहे हैं? बैरून हम मुल्क के स्टॉल लगे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी चीजें तो हैं यहाँ पर, जो ट्रक आर्ट हमने दिखाया मशहूर आपको, जबरदस्त। बिल्कुल। और दूर दराज और- के इलाकों से लोग आए हुए हैं बिल्कुल। नाज़रीन। हुंजा से के भी स्टॉल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के बड़े अंदरून सिंध के स्टॉल्स हमें नजर आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे। बिल्कुल। तो ये सबसे पहला जो है तुर्की का स्टॉल है, बड़े क्या जबरदस्त बात झंडे है। लगे हुए हैं तुर्की के। और यहाँ पर। मजे की चीज भाई, ये ऊपर इन्होंने लगाई क्या हुई है बना हुआ है? अपनी ईविल आई। इसरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसरा साहिबा जो है वो डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है टर्किश एम्बेसी में। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम।
Can you guide us about this stall? What can we see here and what is so Okay. special about this? Let me introduce our stall here. You see here Turkish coffee cooker. It's this is the called coffee cooker, okay. Ezcezve in Turkish. It's special for Turkish coffee. Okay. And these are used for service of Turkish delights, small pieces of lokum. Or you can use it for chocolates as well. It's up to your imagination. Yes. Here you see the Turkish coffee cups. Oh, wow. It keeps the temperature warm, stable. So it's very helpful and very beautiful as well. And over there you will see the handmade decorations. They are all Turkish products. You can use them as decoration, or you can this is use them beautiful. to serve the lights as well. Wow. They're all handmade. You see? What's the name of the flower? In Turkish, it's karanfil. Karanfil. Yes. Filipino stall. So now we are with the Grace, and Grace jewelry का stall लगाया हुआ है Grace ने. Hi Grace. Hi. Good morning. Good morning. Grace, we are seeing that you have lots of pearls and seashells. Can you tell us about them? Yeah, these pearls are from the Philippines, and we have two kinds of pearls here. We have pearls which are grown fresh from the fresh water, and like we also have the South Sea, from the sea, like pearls from the sea, which is like the high end one. And are the pearls expensive? Quite expensive, high end. शिफा बस करते हैं क्या नजरों से खाएंगी क्या आप? बस खाना है नाजरीन, और ये किर्गिस्तानी जो किर्गिस्तानी फूड है, उनकी कुजीन है. उनसे हम जानते भी हैं, ये ट्राई भी हो सकता है, तो हम ट्राई भी करके बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है. अस्सलाम वालेकुम. What is your name? My name is Elmira. I am spouse of Ambassador of Kyrgyz Republic. Okay, so this is the special food stall set up by Kyrgyzstan. Yes, yes. Wow, can you tell us about what exactly are these things? The names? This is our national foods. This name. This? Borsok. Borsok. Is it sweet or salty? This is bread. This is bread? Yes. Okay. Can we try it? Bread. Yes, yes, we can try it with our national khadi. Okay, so we have to try it with this. Butter or what is this? Cheese. Cheese. Oh, wow. Okay, and what is this? Samsa. This is? Samsa? Yes. Samsa? Yes. Samosa? Yes, We like call it samosa. yes. नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये फ़िरौन के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनमें सबसे अहम रिश्तेदार हैं शिफा यूसुफ साहिबा. शिफा साहिबा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये मिस्र के हुस्न का मुजस्मा बनके, मिस्र की शहजादी बनके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अवैस, और आपने मुझे क्योंकि उसी की रिश्तेदार बना दी है, तो मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही. आप बहुत नीचे वाले छोटे वो होते हैं ना लोग, कीड़े मकोड़े लगने वाले, वो मैं उस फेज में चली गई हूँ अब. बिल्कुल, वो फ़िरौन की बात हो रही है तो मैं उधर हूँ अब. ये जो आपकी सहेलियाँ खड़ी हुई हैं, इनसे भी कुछ बात इनसे तारुफ कराते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. What is your name? Asama. Can you tell us about this dress? What is this dress called? Yeah, it's for Cleopatra, the Egyptian queen. क्लोपत्रा बनी हुई है भाई, जबरदस्त लग रही हैं. And what are you? Cleopatra. Cleopatra. Yeah. Was she beautiful? Yeah, she was. She was beautiful, just Okay. like you. Thank you. तो ये है जी इजिप्ट का स्टॉल है. अब देखते हैं कि इस स्टॉल पर क्या क्या हो रहा है. और खाना जो है इनका बड़ा हमसे मिलता जुलता नजर आ रहा है. Now we have with us His Excellency's wife, Mrs. Alia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan. Thank you so much. We have seen that your food looks very similar to Pakistani food. Can you tell us about it? Exactly. Same cuisine, which is ironic, even though we are in two different continents. We are in Africa, you're in Asia. Yes. But it seems like the two civilizations are getting, exactly hybrid culture. So actually, if I would like to show you the menu. We've got this falafel, which is the ancient Egyptian food. It's vegetarian protein.
and this is the most popular from 7,000 years. Okay. Now we have falafel burgers and everywhere it is falafel. And then we have this koshari. Koshari, I know this is originally Pakistani, you know, like I know this is like the Spanish paella as well. The rest of the leftovers of our houses, we put macaroni and rice and lentil and so tomato sauce at the top. How do you find the people of Pakistan? Serenity, serenity, serenity is the key word, the best word to describe Pakistani. I feel peace. I feel people have a very good vibration from inside out, real spiritual atmosphere. This is my experience. I don't know if somebody else think otherwise. That's my personal point of view. Your personal experience matters. शेफ गमाल हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने मेरे लिए बनाया है इजिप्शियन कोशरी. सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. How? शिफा, ये क्या हो रहा है आपके साथ? मैं बेदुइन बन रही हूँ और now I look like a Bedouin. वाह, जबरदस्त. ये जो पुराना अरब कल्चर जो है उसकी नुमाइंदगी कर रही है. बिल्कुल. और ये यहाँ इजिप्शियन स्टॉल पे इनकी ख्वाहिश थी कि हम इनके कपड़े पहने, तो जाहिर है जब वो हमारे मुल्क के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं दिल में, तो फिर हमें भी वो वैसे ही रिगार्ड करना चाहिए. तो ये मैं अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है. बिल्कुल, ये मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. वैसे बहुत शुक्रिया. ये अब कौन से फैंसी ड्रेस शो के लिए तैयार हुई हैं? वैसे अब मैं इजिप्शियन कल्चर में आ गई हूँ. पहले वो अरब बेदुइन थी लड़की खातून, अब मैं इजिप्शियन कल्चर में ढल गई हूँ. बिल्कुल. ये अब इस वक्त आप पाकिस्तानी और इजिप्शियन कल्चर का हसीन इम्तिजाज लग रही हैं. Now are with the deputy head of mission of Kazakhstan, and this is one of the Central Asian states. Pakistan के बड़े अच्छे ties हैं इनके साथ. We have Mr. Arman. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. You have similar things displayed on the table that we also eat here in Pakistan. So can you brief us about them? Yes, this is the style of Kazakh cuisine actually, which is also mostly typical for other Central Asian countries. So and this is why if you proceed to stalls of the Central Asian brothers of Kazakhstan, you can see very similar foods. So what do you have here? So this is why all this cuisine is our common Central Asian cultural heritage, first of all. Okay. So, and this is the mixture of some sweets and some items made of the flour, wheat, palau, some other very sweets. इटली के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अंद्रेयास और उनकी बेगम साहिबा आद्रियाना. अस्सलाम वालेकुम. How are you doing? Very well, very well. Everything is going so fast. Of course, it is Italian pizza. It will have to go so fast. Thanks a lot. So, what do you think about this event and what do you have on your stall, the special thing? We are so happy to be part of this, and with Italian food that Pakistanis love it. So we have beef lasagna, we have different kind of pizza and some sweets from Italy. What is the speciality of Italian pizza? Well, pizza normally is done with tomato, mozzarella cheese and basil. But we have many kinds. Today we present even with mushroom and with zucchini. There are two mutations. But I think What is there zucchini? are around 100 kind of pizza. So we have a lot. ये जो पत्थर आपने देखे हैं बड़े कलरफुल से पत्थर, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है क्रिएशन हुई हुई है और इसमें दो मुल्कों का बड़ा हाथ है. हम बुदापेस्ट के स्टॉल पे यानी कि हंगरी के स्टॉल पे मौजूद हैं. बुदापेस्ट इज़ वन ऑफ देयर फेमस सिटीज़ जहाँ पे लोग पाकिस्तान से भी बड़ा जाते हैं हनीमून के लिए ख़ास तौर पे. और हमारे साथ एग्नेस हैं जो कि एम्बेसडर साहब की बेगम हैं. हाय एग्नेस. हेलो. हाउ आर यू? Thank you. Welcome to our stall. Thank you. Hungarian stall. Hungarian stall, and people know about Budapest a lot. I hope so. So what can you tell us about these stones and these beautiful paintings? We went to the Indus River and found these pebbles in the river.
So they were so beautiful. We thought we will paint them with Hungarian motifs. This is the original Hungarian motif on our national dress. तो पत्थर जो है वो इंडस रिवर के हैं और ऊपर पेंटिंग हुई हुई है हंगरी की खवातीन के हाथों से। फलस्तीन के स्टॉल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है, चार्ज अप क्राउड है हमारे पास इधर जबरदस्त। What is happening here? So right now we're doing Dahiyya. It's a traditional dance in Jordan and in Palestine. Dahiyya. It's called Dahiyya. So it starts with a song. Habibi Hayya. Dahiyya. 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 It's different. It's a different dance. Okay. So they start clapping, and then when the music gets louder, they go harder on the clap. Claps. Okay. Yeah. So Dahiyya. How to do it? Yeah, sure. We can go right now. Okay, so now you have to tell us about the famous dabka. Dabka. Actually, the dabka is actually a song. It's made with with the legs. So the harder we move as with the first one on the line. We start moving with him, and when he gives us the sign, we go harder on the ground. So the faster with the music, the faster we go, the harder it will go on the ground, the harder it will be. So you can teach us dabka also? Yeah, we can teach you dabka, but they have to start dabka actually. अभी full mood बना हुआ है दहाइया का, तो दहाइया हो रहा है फिलहाल, फिर दबके पर आते हैं। Come on, go with us. Yes. Now they will go faster with the music. Palestinian ambassador, how do you feel about this dance? We were trying to learn about dabka and dahiyya. So what can you tell us about dahiyya and dabka? Can you do dabka or dahiyya? It's from our culture, this dahiyya. Our students from different cities, they went today to share us for this event. It's very amazing. important. They have amazing energy. Yeah. We are here in Pakistan. Pakistan is support us for everything. Our issue, Palestinian issues, is in the heart and the blood of Pakistan. इंडोनेशिया के हम स्टॉल पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सेलेंसी द एम्बेसडर एडम और उनकी जो बेगम साहिबा हैं इरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Thanks for. First of all, tell us about this whole activity and your stall. What is the specialty Indonesia. of this stall? Well, thanks for having me. Yes, we have a stalls of Indonesia where we display some of the handicraft product of Indonesia, and that's this is handicraft which specially made from Indonesia, and I think to some extent you will see also the similarities with Pakistan. Of because course. I understand similar Yes. Pakistan people also produce this kind. But apart of that, we also bring some unique product of Indonesia, like batik. My wife wearing this. She's wearing this beautiful batik dress. Yes. This is batik, which made also this like a handbag made of batik. And there are some of the batiks, and also for the garment for the ladies, garments, and men's garments, different types of garment. How do you find Pakistan? Pakistan is beautiful a beautiful country and similar with Indonesia. Clothes also similar. हम जॉर्डन के स्टॉल पर मौजूद हैं जिसको हम आम ज़बान में उर्दन कहते हैं और हमारे साथ हिज एक्सीलेंसी इब्राहिम अल मदनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व How are you? रहमतुल्लाह। Alhamdulillah. Enjoying the event? Of course, So what can you tell our viewers about Jordan? it's really a good opportunity for me and for Jordan Embassy to contribute in this international event. It really shows how the world, however, it is really big, but today it shows how it is a village. It's a small a globe. Welcome to the Jordan store. What we have contributed today, we are offering some Jordanian traditional food. Okay. Do you have mansaf here? This is mansaf. This is mansaf. And the demand for mansaf is very high. That's why we run out of mansaf very early. नाज़रीन मनसफ इनका ऐसा खाना है जिसमें जबरदस्त गोश्त के पीसेस होते हैं, चावल होते हैं और वो खाने से ताल्लुक रखता है। I have tried it once in my life. Yeah. And I have then never got a chance to try Still, we mansaf. can arrange one plate for you. You Don't can. worry. I Yes, will of want to course. try him. I will want him to try. You both will try, inshallah. Okay. थाईलैंड
के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं द एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी मिस्टर शक्वेद एंड हिज वाइफ Parnat. Assalamu alaikum. How are you? Sawadee krap. Sawadee krap. Very good, very good. So, Hello. Sawadee ka. And what is your name? Pimnara. Pimnara. Okay. Sawadee So ka. she is the most important person here. Yeah. This morning she performed the Thai dance in front of the stage, and this is for the charity and the Pakistan Women Association. So we are proud to present our Thai food here, which become very popular as you can see. As you can see here. Okay, so what do we have here? So we have a lot of things from sweet. We have a curry puff, which is very similar to samosa, but this is inside is the chicken curry, and then we fry it. And inside some is mung bean. Okay. Yeah, Mung beans. Yes, and this one is baked flour. Yeah. Baked flour? Yes, it's like a fried bread. flour. Yeah, fried bread. Can we try this? Yeah. Can we try this? How is it? Very nice. यूक्रेन के स्टॉल पे हम मौजूद हैं एंड वी हैव विद अस द प्रेस सेक्रेटरी फॉर कल्चर ओलेना एंड विद हर वी हैव द वाइफ ऑफ द एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन मिस Tatiana. टिटियाना बिल्कुल How are you, हेलो ma'am? अस्सलाम वालेकुम Very good. ठीक है. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Oh, you have learned Urdu as well. No, just only few words. Okay. So what is this stall about? What is Ukraine all about? Actually, it's almost finished, frankly speaking. We had a lot of things to demonstrate our Ukrainian culture today. And we also participated in the cultural program, demonstrating, first of all, our traditions, our music and national dresses. Everything is handmade embroidery. Okay, it's all handmade. Yes, yes. Wow. This is Ukrainian? So do I look like I am Ukrainian? Typical Ukrainian woman. जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो कल्चर की सिमिलैरिटीज एक दूसरे को एकोमोडेट करने से, एक दूसरे की चीजें सीखने से होती है और यहाँ पर हमें अभी मालूम हुआ कि इनकी उर्दू भी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा बोलती हूँ। उर्दू आपने कैसे सीखी? मैंने यूक्रेन में सीखा। अच्छा। हमारे पास भी उस्ताद है जो उर्दू पढ़ाते हैं। हमारे जामिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो मुश्किल है मगर मैं कोशिश लेकिन आपने सीख लिया, आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। आप उर्दू ड्रामा देखती हैं? सबसे ज्यादा मैं हम टीवी ड्रामा से उर्दू मैंने सीखा है। कौन सा आपका सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा? जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार, वाह वाह। नेपाल के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर तपास अधिकारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. How are you doing? Fine, everything is fine. Great. So what can you tell us about this stall that you have set up over here? Oh, this is a small glimpse of Nepal. We just want to introduce Nepal to our Pakistani friends, and we also have one delicacies from Nepal. Okay. It's called momo. Momo. Yeah. What is that? It's puff, steamed puff chicken. Chicken the delicacy. Okay. So a lot of Pakistani are taking interest on this one. Right. So very delicious. I would like to ask you to take taste of this one. We will. Let's go. After this one. आ जाएं. Please. मैं भी सोहेल साहिबा के साथ नाजरीन हम मौजूद हैं। पफवा जो कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं के अंडर, इन्हीं के जेर निगरानी ये बाजार जो है यहाँ पर सजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बाजार इतना अच्छा, इतना मतलब हर मुल्क के लोग आए हुए हैं, इतनी गहमा गहमी है यहाँ पर, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। कब से हो रहा है ये? एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं कि कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है। पहले छोटे पैमाने पे होता था और सिर्फ एम्बेसीज को बुलाया जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी डिमांड बढ़ी, लोगों बड़ा एक्सक्लूसिव बाज़ार होता है, ये इनवाइट्स ओनली होता है,
और इसकी जो एक्चुअली कॉज है वो बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया और उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इसके हमें वेन्यू चेंज करने पड़े। बहुत अरसा तक सरीना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। तो इसके कॉज के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि जो बुनियादी तौर पर इस एक्टिविटी के साथ जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। इस बाज़ार की वजह से जो हमारी अर्निंग होती है वो सारी की सारी हमारी सोशल इवेंट्स में लगती है। उसमें हम आउटरीच में प्रोग्राम करते हैं और हमारे जो इंटरनेशनल जो अल्लाह ना करे कोई क्लाइमेटी आ जाती है किसी और मुल्क में, हमारे ब्रदरली मुल्क में अर्थक्वेक है, जिस तरह अभी कोविड का भी हुआ, तो हम उनको भी हेल्प आउट करते हैं। फर्स्ट लेडी भी आज यहाँ पर आई थी। जी जी, बहुत सपोर्ट करती हैं फर्स्ट लेडी सारे हमारे सोशल इवेंट्स को एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो उनका जो हम डिप्लोमेटिक्स को प्लेटफॉर्म देते हैं, शी रियली अप्रिशिएट दैट। और ख़ुद बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती हैं। हर तरह के जो पफा के प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, उनमें आती हैं वो। एम्बेसीज बहुत खुश होती हैं, उनको अपना कल्चरल शो, अपना फूड, अपना कल्चर बताने का मौका मिलता है और हम उनको मौका देते हैं कि वो अपने प्रेजेंटेशंस में भी अपने कल्चर को शो करें। बहुत मुबारक हो आपको और आपकी टीम को, इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने इवेंट किया और ये करते रहें ताकि दुनिया भी देखती रहे और लोग आते भी रहें और इस अच्छे कॉज का हिस्सा बनते रहें। थैंक यू। ये टीम वर्क है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है और वी हैव द डायनामिक टीम ऑफ द गर्ल्स। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो ये था पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की तरफ से जो बाजार यहाँ पर मुनक़िद कराया गया और ये हर साल होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक किसी प्राइवेट मीडिया के, किसी प्राइवेट चैनल ने इसको कवर करने की ना कोशिश की, ना ही उनका इसमें कोई बहुत इंटरेस्ट था और ना शायद यहाँ से इजाज़त मिलती थी। हमें खास तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया तो हम इनके मशहूर हैं कि हमें ये मौका मिला और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने बड़ा एंजॉय किया, मुख्तलिफ मुल्कों के खाने खाए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, मुख्तलिफ सफीरों से पाकिस्तान के बारे में जाना। ट्रेडिशनल ड्रेस में ये सारे जवान मौजूद है और पूरा ये माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। आप खुदाफिज करते हैं, मैं जरा माहौल में रंग में तो नाज़रीन, हमें बड़ा मजा आया और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। जी, ये था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक बड़ा खूबसूरत इवेंट। बहुत सारे ममालिक के एम्बेसडर से, उनकी बेगमात से मुलाकातें हुई, बड़े कल्चर्स के बारे में हमने जाना और वाकई वो जो नोबल कॉज था वो भी जब असल में जो अचीव होगा तो उन लोगों की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सोशल वेलफेयर डायरेक्टर हैं ये सैसी, जो कि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है वहाँ पर। लेकिन इस वजह से नहीं हम इनसे मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, हम इनसे मुलाकात इस वजह से करवा रहे हैं आपकी क्योंकि इन्हें गाने का बड़ा शौक है। बड़े अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं और 20 से ज़ायद मिली नगमों पर इन्होंने काम किया है और बड़ी ही खूबसूरत धुनें कंपोज की हैं। बड़ा खूबसूरत गाते हैं, जज्बा जगा देते हैं इंसान के अंदर। बिल्कुल। हबीबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया सर। आपकी इस वजह शोहरत के बारे में तो ज़रा पहले बताएं, ये शौक जो आपका बना किस वक्त बना, कब आया और आपको कब पता चला कि आप ये काम कर सकते हैं? हाँ मैम साहब, ये शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन अभी 2010 में एक मिली नगमों का एक प्रोग्राम हुआ था जो ऑन एयर गया था पूरे नेशनल टीवी पे। तो वहाँ मैंने एक लिखा था हिम्मत ना हारना, तो अच्छा। वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया उसको। तो मैंने कहा वो अच्छा है, तो अपने काम के साथ साथ मुल्क के लिए भी खिदमत करनी चाहिए, अपनी फोर्सेस को, अपनी आवाम को बताना चाहिए वो मुल्क की अहमियत का। तो फिर मैंने वो हिम्मत ना हारना लिखा। उसके बाद ये लगातार बनते चले गए और अभी ये मेरा एक एल्बम तकरीबन तैयारी हो गया है उसका। भाई वाह वाह, मतलब एक एल्बम की तरफ सफ़र बस तकरीबन रेडी ही है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में होते हैं, कैरियर पाथ उनका एक बन चुका होता है, वो लोग अपने शौक़ की तरफ नहीं जाते। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि हमारे माशरे में ये चीज़ राइज है? और आप जब अपने शौक़ को अपने कैरियर के साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं तो क्या मराहिल सामने होते हैं? मराहिल तो सर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट का ही है इसमें। आप अपनी ड्यूटी पे भी अपनी तवज्जो से टाइम दें अपनी फैमिली को, और मुल्क के हवाले से आप ज़रूरी नहीं है कि नेशनल सॉन्ग लिखें, आप और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी जो कर सकते हैं पॉजिटिव
जो अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकें। तो मुझे ये शौक़ था कि अपनी फोर्सेस को, क्योंकि दहशतगर्दी इतनी बड़ी हुई थी पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से, तो मैंने वो हिम्मत ना हारना इसलिए लिखा था। उसके बाद फिर ये है कि बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फ़ौज में भी हमारे दोस्त हैं, वो भी बड़ा पसंद करते हैं। क्या बात अक्सर वो आप लोग बुलाते हैं चैनल पे, तो ज़बरदस्त। तो हम एक काम करते हैं ना, कोई ज़रा गाने का नमूना ही जो है वो हमारे नाजरीन के लिए पेश करते हैं। वैसे तो आपकी वीडियोस वगैरह साथ साथ चली रही हैं, लेकिन लाइव जो है उसकी बात अलग होती है। और आपने कहा था कि वो जो म्यूज़िक है सारा वो अरेंज है इस वक्त कराची स्टूडियो में, हारमोनियम वगैरह सारा मामला है मौजूद। तो फिर कोई गाना हो जाए? जी हाँ, जी बिल्कुल हो जाए। क्या सुनाएंगे? और पहला ही सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ, हिम्मत ना हारना। बिल्कुल सही है। मैं हिम्मत ना हारना F माइनर, हिम्मत ना हारना जो मैंने खुद लिखा है। सॉन्ग मैंने सारे खुद लिखे हैं और कंपोज भी मैंने किया है उसको सबको। वाह, ठीक है, बस शुरुआत करें जी। हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना, मेरे वतन के लोगों, हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना, मेरे वतन के लोगों, हिम्मत ना हारना। चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, खुद को संभालना, हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना, मेरे वतन के लोगों, हिम्मत ना हारना। वाह 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 वाह, क्या बात। दहशतगर्दी के चुंगल से मिलके सबको बचाना है। ओ दहशतगर्दी के चुंगल से मिलके सबको बचाना है। हर इरादा दुश्मनों का खाक में मिलाना है। इत्तिहाद ही हल है अपना, दुनिया को बतलाना है। हिम्मत 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 ना हारना, हिम्मत ना हारना, मेरे वतन के लोगों, हिम्मत ना हारना, खुद को संभालना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है हबीबुल्लाह साहब, वाह वाह, मजा आ गया भाई। हिम्मत ना हारना, गाना भी खूबसूरत, उसकी धुन भी खूबसूरत, और आपकी जो गायकी है, मतलब वाकई सुर जो है वो ऊंचे सुर भी और धीमे सुर जगह भी पे है। बिल्कुल, वाह वाह वाह, अपनी जगह पे मौजूद है आपके सुर। आपने बाकायदा तालीम हासिल की मौसीकी की? बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल वैसा तालीम कोई हासिल नहीं की। जैसे मेहदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, हमारे दोस्त हैं और दूसरे, तो उनको सुन सुन के ही मैंने ये किया है। मैंने सीखा नहीं किसी से, बाकायदा कुदरती। अच्छा, और ये जो लिखने का है सिलसिला सारा? और गुलाम अब्बास साहब ने हाँ, लिखने का तो ये कुदरती आमद है ये। बस मैं बाकायदा कोई शायर नहीं हूँ मैं, लेकिन मिली नगमों के हवाले से मैंने स्टेट शायरी की है। क्या बात। और आप वो पर्सनैलिटी है कि जिनको ऑफिस में भी, घर में भी, दोस्त भी हर वक्त ये कहते रहते होंगे ना कि भाई अब आप आ गए हैं, चलें कुछ सुनाएं, कुछ हो जाए। 100% ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ऑफिस का माहौल भी मैंने ऐसा रखा हुआ है, सब मिलजुल के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। फैमिली में भी ऐसा ही होता है। कभी किसी साथी से दफ्तर में आपने कहा है कि भाई ये लाइन लिखी है, ये शेर लिखा है और अगला जो है मिसरा कहीं अटका हुआ है, तो मदद करो भाई, बताओ कि अब आगे क्या लिखूं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं खुद ही कर लेता हूँ उसको। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बेगम से मैं मदद लेता हूँ, वो जानती हैं इसको। वो क्या कहती हैं आपके इस गाने? आपने उनको भी बड़े फिर गाने सुनाए होंगे? मेरे जो दो लिखे हुए जो सॉन्ग हैं वो गुलाम अब्बास साहब ने भी, सॉरी, आपने अपनी बेगम साहिबा को भी फिर बड़े गाने सुनाए होंगे मेरा ख्याल है, शादी से पहले और शादी के बाद। हाँ बिल्कुल, वो तो
शादी के बाद ही सुना है, पहले तो नहीं सुना सका, लेकिन शादी के बाद। चले वो बाद में सुना के कसर पूरी बल्कि कर मैंने उनके लिए लिखा भी एक। अच्छा अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो उसका अगर एक शेर उसका सुना दें जो आपने बेगम के लिए लिखा तो वो है। बेगम साहिबा को डेडिकेट हो जाएगा आपकी। अच्छा, बेगम के लिए बिल्कुल ठीक है। मेरे हम सफ़र तो कितना हसीन। मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है, तुझ जैसा तो कोई नहीं है, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है, तुझ जैसा तो कोई नहीं है, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है। वाह वाह। तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना, वो लम्हा बिछड़ने का आए कभी ना, आए कभी ना, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है, तुझ जैसा तो कोई नहीं है, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है, कितना हसीन है, मेरे हम सफ़र तू कितना हसीन है। वाह सर, ये जो आपने कमाल गाया है, इस गाने के बारे में आपकी बेगम साहिबा ने क्या कहा? बेगम साहब तो खुश है माशाल्लाह, ऑनर है उनके लिए कि मैंने लिखा है और मैंने उनके लिए गाया भी और कंपोज भी। जबरदस्त, क्या बात है। ये अच्छा, इस पर आपका ऐसा शक तो नहीं हुआ कि आपने किसी और के लिए भी, अगर आपने इतनी महारत से गाना बनाया है बेगम साहिबा के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो किसी और के लिए कभी कहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल नहीं पूछा? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अब तो ये सॉन्ग इंशाल्लाह जब ऑन एयर होगा, ये रिकॉर्डिंग के बाद, तो ये सब लोग अपनी बेगम के लिए गाया करेंगे। अच्छा, ये आपने इस पे लगाया हुआ है रेस्ट्रिक्शन कि ये अपनी बेगम के लिए ही गाना है, मतलब कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता ये? जी जी बिल्कुल, ये बेगमात के कॉपीराइट नहीं, इस्तेमाल सब जगह हो सकता है, लेकिन डेडिकेट उनको ही किया है मैंने। अच्छा बस सही, ठीक। नहीं मतलब मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बस ठीक है। तब कहीं भी इस्तेमाल करने का नतीजे की गारंटी अभी आपने नहीं जो की है, कोई भी यूज कर सकता है उसको, मेरी तरफ से कोई पाबंदी, कोई भी किसी भी जगह यूज कर ले, बस नतीजे की गारंटी नहीं है। सर थैंक यू सर, वाकई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके हबीबुल्लाह साहब, और वाकई आपने एक बात साबित की है कि शौक जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती। वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, शौक की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, टैलेंट है आप में उसका, आप कर जाएं, बस फिर आप कर जाएं। और वाकई मज़ेदार म्यूज़िक सर आपका, हम आपका एल्बम जो है उसका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह साहब। देखा आपने नाजरीन, क्या ज़बरदस्त, मेरे हम सफ़र तू कितना हंसी, वाह वाह वाह, तुझे जैसा तो कोई नहीं, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। बस अब ये गाना नया मेरे हाथ लग गया, इसको जो है वो मैं सुनूंगा गाड़ी में लगा के। ये बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं, बेगम को सुनवाएं। हाँ हाँ, मतलब यही बस सही है, दैट्स इट, बस सही है, बिल्कुल। कॉपीराइट बेगम, कॉपीराइट बेगमात का है जी इसमें। नाजरीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।